बिल्कुल। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ो हाल है, कसं काय? मैं हूं आभा, आपकी होस्ट अपने इस कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मेरा यहाँ इस कार्यक्रम का मकसद है कि उन सफल लोगों से आपकी मुलाकात करवाना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करते हुए, काफ़ी चैलेंजेस को फेस करते हुए ये सफलता के मुकाम हासिल किए हैं। इसी सीरीज में आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ विंग कमांडर राकेश प्राशर, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स को पिछले 20 सालों से पिछले 20 सालों से नहीं, पर उन्होंने अपनी लाइफ के 20 साल इंडियन एयरफोर्स को दिए हैं। और इसके साथ साथ अभी वो एक बहुत ही नए कंसेप्ट के ऊपर किताब लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक सेफ्टी के नाम से। एक मिनट, सारा कुछ मैं ही बता दूंगी क्या? हमारे गेस्ट का तो वेलकम करें। राकेश प्राशर जी, नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार शुरुआत। आभा जी, थैंक यू जी वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। और आपने सबसे बड़ी बात बोल के कि सफल लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तो वैसे ही दिल प्रफुल्लित हो गया है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी आपकी एजुकेशन और किस तरह से आप एयरफोर्स की तरफ डाइवर्ट हुए। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आभा जी, मेरे पिताजी भी एयरफोर्स में ही थे। जी। तो वो भी जब मैं 1958 में मेरा जन्म हुआ था आगरा में, तो उस टाइम मेरे फादर आगरा में पोस्टेड थे। और क्योंकि वो भी एयरफोर्स में ही थे, तो हर 2-3 साल के बाद ट्रांसफर होता रहता था। तो मेरी पढ़ाई एक्चुअली शुरू हुई कानपुर से। और कानपुर के बाद हम लोग उसके बाद गए तेजपुर, डैडी की पोस्टिंग हुई, फिर कलकत्ता पोस्टिंग हुई, उसके बाद चेन्नई पोस्टिंग हुई, फिर पूना पोस्टिंग हुई। तो मेरी एजुकेशन जो है लाइफ की, वो अलग अलग जगह में हुई है। तो पूना में रहा, थोड़ी बहुत मराठी सीख ली। उसके बाद चेन्नई में रहा, थोड़ी बहुत तमिल सीख ली। बंगाल में कलकत्ता में रहा, थोड़ी बहुत बंगाली सीख ली। उसके बाद अपना आसाम में तेजपुर में रहे, थोड़ी सी असमी सीख ली। तो मेरी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल टूटी फूटी सी है। बट द बेस्ट पार्ट इज, फौज में आपने सुना होगा वो केंद्रीय विद्यालय का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट होने के कारण जहां कहीं पे भी रहा, केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ा हूं मैं। और उसके कारण कम से कम एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी रही है एजुकेशन में। लोकेशन बदलती रही, बट एजुकेशन सिस्टम जो रहा वो सेम ही रहा है मेरा। यहाँ मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि मेरी भी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है। सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। इट्स और नाइस टू सी इसीलिए कि मैं समझ सकती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो बहुत टैलेंटेड होता है। और अब मुझे आपका ये सीक्रेट पता चल गया कि आप इतने एक्टिव और टैलेंटेड कैसे हैं और इतनी जल्दी सब कैसे सीख लेते हैं। जी। तो मैंने आगे। ग्रेजुएशन, मैंने अपना स्कूलिंग मैंने चेन्नई से खत्म की, केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद कॉलेज के लिए डैडी, मेरे फादर की पोस्टिंग एनडीए में हुई थी पुणे में। तो वहाँ पे पुणे में रहे 3 साल। मैंने अपना फर्ग्यूसन कॉलेज से अपना मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा दिल था होटल मैनेजमेंट करने का, बहुत चाह थी मेरे को होटल मैनेजमेंट करने की। तो उसके बाद मैंने चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ केटरिंग टेक्नोलॉजी में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ पे मैंने अपना होटल मैनेजमेंट शुरू किया। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके दौरान एक बार एक पेपर में ऐड आया एयरफोर्स में भर्ती के लिए, अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरा शौक था होटल लाइन में जाने का। तो मैंने कहा, और उस टाइम मैं ट्रेनिंग के दौरान मैं बात काम कर रहा था ताज होटल में भी। उस टाइम जब ऐड अपना आया, दिया, गए वहां पे, सेलेक्ट हो गए। जब सेलेक्ट हो गए तो मैं बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, जब आप जॉब अपॉर्चुनिटी मिली गई है तो क्यों छोड़ा जाए। तो बिल्कुल। दैट इज हाउ आई एक्चुअली केम टू द एयरफोर्स। बट एयरफोर्स हमारे खून में था, फौज हमारे खून में है। मेरे फादर की साइड में वो देर आर 8 मेंबर्स, 4 सिस्टर्स, 4 ब्रदर्स। चारों के चारों ब्रदर्स फौज में हैं, और चारों के चारों सिस्टर्स मैरिड टू फौजीज। क्या तो बात है। we are a total family of फौजीज actually. So I ग्रेट। think it was quite uh, automatic, जैसे चॉइस कहेंगे, फौज में आना। So it was not a surprise to everybody else. So that is how I came into the defense services. वेरी गुड। अब मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि फौज के बाद आपने जो 20 साल अपने इंडियन एयरफोर्स में दिए, वहाँ पर कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट
कभी ऐसा लगा हो आप आसमान में अगर फ्लाइट पे हैं और वहाँ कोई चैलेंजिंग मोमेंट आया हो, या कोई ऐसा किस्सा जो आपको जिंदगी भर याद रह जाए? चैलेंजिंग मूवमेंट्स तो बहुत आए फौज में, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट है जो मैं हमेशा याद करता हूँ। वो था जब मैं पैरा जंप्स के लिए गया था, ट्रेनिंग के लिए गया था। तो मेरे फादर भी पैरा जंप इंस्ट्रक्टर थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक करीब 3-4 हज़ार शायद जंप्स तो की होंगी एयरक्राफ्ट से। और वो जज्बा अपने अंदर भी था कि हाँ हम भी जंप करेंगे। तो मैं गया पैरा जंप्स करने के लिए, और ट्रेनिंग के बाद जब हम लोगों ने वहाँ पे जंप करने के लिए जब पहली बार वो लेके जाते हैं जहाज में, वो इंस्टेंस मेरे को कभी जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। तो वहाँ पे जब फाइनल डे जो टेस्ट होता है, तो टेस्ट के दौरान क्या करते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी होती है, पूरा का पूरा किट पहन के जहाज में ले जाते हैं। जहाज का पीछे वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, और यू आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द अपना एयरक्राफ्ट फ्यूजलाज के बिल्कुल एज पे खड़े होते हैं, और खाली एक डंडा आगे खड़ा होता है। तो डंडे को वो खोल देते हैं। तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन, वहां पे एक इंटरव्यू लिया जाता है लोगों का। तो उस टाइम इंटरव्यू में लोगों को नाम पूछते हैं, और पूछते भी आप किस यूनिट से हैं, और आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, अगर शादीशुदा हैं तो आपके वाइफ का क्या नाम है, कितने बच्चे। 100 में से आई थिंक 80 लोग भूल जाते हैं अपना नाम क्या है वहां पे। डर के तो मारे? डर के मारे वहां पे, तो दैट एक्सपीरियंस इज सो फैंटास्टिक। जब हम गए थे तो मैं सेकंड था उस क्यू में। तो पहले लड़के से पूछा, उसने अपना ठीक ठाक आंसर किया, वो बाहर आ गया। सेकंड मैं खड़ा हुआ, आंसर किया। थर्ड जो लड़का हमारे बाद, एक आर्मी का एक जवान था, उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम भूल गया। तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? कहता मेरा नाम पानी। तो उसने बोला शायद पानी एक नाम तो होता है अपने उड़ीसा में। तो उसने बोला ठीक है, अच्छी बात है। कहता कहाँ के रहने वाले हो? कहता पानी। कहता नहीं नहीं, अब रहने वाले कहाँ के हो? कहता पानी। कहता अच्छा, शादीशुदा हो? कहता हाँ पानी। कहता, उसने फिर जो इंस्ट्रक्टर था उसने पूछा भी बच्चे हैं? हाँ हाँ हाँ, पानी 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 पानी। अब कोई समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है, ये पानी पानी क्यों किए जा रहा है। अल्टीमेटली जाके उसको जब उसका टर्न खत्म हुआ, जब हम लोग वापस लैंड किए, हम लोगों ने उसको बोला वो चक्कर क्या, तो पानी पानी क्या कर रहे थे। तब उसने बताया, कहता कि सर मैं ब्लैंक आउट हो चुका था, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा था, क्या पूछ रहे थे क्या नहीं। पर जब हम लोग जब ट्रेनिंग के दौरान एक मनूवर होता है कि अगर आप जंप कर रहे हैं, तो जंप करते टाइम बाई चांस अगर आप पानी में लैंड करने वाले हो, क्योंकि अगर हम लोग तो, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो जमीन के ऊपर लैंड करने की होती है। बाई चांस अगर आप जमीन की जगह पानी में लैंड करो, तो एक मनूवर करना पड़ता है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें डूबने से। तो उसको पानी का मनूवर बोलते हैं। तो कहता सर मुझे तो खाली पानी पानी नजर आ रहा था, बस मैं पानी पानी बोलता गया कि भैया तो मुझे पानी करना पानी करना पानी करना बस। तो मैं ये सिचुएशन कभी जिंदगी में नहीं भूला, कि मतलब जब आप ऐसे हालात कभी आते हैं, तो पीपल टेंड टू फॉरगेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, और कोई एक छोटी सी चीज दिमाग में जाके अटक जाती है, एंड दैट समटाइम्स बिकम्स, उस टाइम पे तो बहुत शर्म भी आती है, डर भी लगता है, पर बाद में जब उसके बारे में सोचो तो आई थिंक हंस हंस के पेट फूल जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आई थिंक आई रिमेंबर इन माय लाइफ, और बहुत याद करता हूँ इस कहानी को मैं। ग्रेट। अब आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के बाद आप स्पोर्ट्स फील्ड में भी कमेंटेटर का भी आपने रोल अदा किया है, तो इस तरफ आप किस तरह से डाइवर्ट हो गए? एक्चुअली फौज में 22 साल की नौकरी करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक आई मस्ट क्विट एंड ट्राई माय हैंड एट द सिविल लाइफ आल्सो। और बाहर जब आया तो देन आई हैड एक्चुअली कम आउट विदाउट एनी प्लान एज सच कि मैं क्या करूंगा। बाहर जब आया तो मेरा एक दोस्त था, वो रेडियो और टीवी पे कमेंटिंग करता था। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो जरा सुन के मुझे मेरे कमेंट्स करना मेरे को। तो उसकी कमेंट्री सुनी मैंने, मुझे अभी भी याद है कि वनडे मैच था, गुवाहाटी में चल रहा था मैच उसका, और मैंने पूरी कमेंट्री सुनी, और एक नोटबुक लिया, पेन लिया, उसमें दनादन पॉइंट्स बनाता रहा कि क्या क्या गलतियां की हैं उसने। 5-6 पेज मैंने बना दिए उसकी क्या क्या गलतियां की थी उसने। उसका भी शायद पहला या दूसरा मैच ही था। अब जब मैच खत्म हो गया तो उसके बाद उसका फोन आया, तो उसको मैंने पूरा समझाया कि मैं कि ये रहा तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा, जो तुमने गलतियां की है, जो नहीं होना चाहिए था। तो उसने बोला अच्छा बेटा, तो तुम एक शेर से तो पंगे ले रहे हो। कहता अच्छा ठीक है।
उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, तो रिटायर होने के बाद उसने मुझे एक दिन ऐसे ही कहा कि यार तेरे लिए एक ना एक एप्लीकेशन डाल मेरे लिए, जस्ट पुट अप, ये ही वाज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन द ऑल इंडिया रेडियो, कहता आप एक लेटर डालो और मैं तुमको अपना कमेंट्री का मौका दिलवाता हूँ। मैंने बोला छोड़ यार, ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। कहता नहीं नहीं यार, तुमने इतना बड़ा चिट्ठा बना दिया था, तो दैट मीन्स तुमको सब कुछ पता है, ट्रिक सारी पता है, तो आ जाओ कमेंट्री में आ जाओ तुम भी। तो उसने मेरे को वो चैलेंज के तौर पे, कि जिस बंदे ने मेरे को इतना बुरा भला बुरा कह दिया है, तो जरा मैं भी तो देखो ये बंदा क्या कर सकता है। एंड ही एक्चुअली गॉट मी एनरोल्ड, गॉट मी इम्पैनल्ड इन द ऑल इंडिया रेडियो एज अ कमेंटेटर। और एक दिन के नोटिस में, नॉट इवन 24 आवर्स के नोटिस में, मेरे को एक दिन मैसेज आया कि आपको भी आज शाम को निकलना है, कल सुबह जलंधर में सुरजीत मेमोरियल ट्रॉफी का एक मैच है और आपको उसमें कमेंट्री करना है, और वो भी मैच करना है हॉकी में। इट वाज अ चैलेंज एंड सर्दी का मौसम था, आई थिंक नवंबर दिसंबर का टाइम था, बहुत ठंड थी उस टाइम, ट्रेन का कोई सवाल नहीं पैदा होता था। रात को एक आई थिंक 12-1 बजे बस पकड़ी, 5 बजे मैं जलंधर पहुंचा बड़ी मुश्किल से। दैट इज हाउ एक्चुअली आई गॉट इनटू द फील्ड, एंड इट वाज ऑल एक्चुअली एज अ चैलेंज। अब वो दोस्त ने मुझे बाद में जब मुझे पूछा, कहता हाँ बेटा अब बता कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, अब कितने पेजेस मैं दिखाऊं तेरे को, तूने क्या क्या गलतियां की हैं। It was actually as a fun challenge that this happened. पर पहली बार yes, it was a very difficult job. I realized कि माइक के सामने वैसे ही वॉश आउट हो जाते हैं सारे, जैसे कैमरा के सामने हम लोग सब होते हैं। तो that was the first day I realized it's very difficult. But ultimately करते 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 you know that confidence started coming in. और उसके बाद ultimately मैंने वर्ल्ड कप क्रिकेट में भी कमेंट्री की है, वर्ल्ड कप हॉकी में भी कमेंट्री की है, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप, ये सब टूर्नामेंट, इंडिया में तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स किए हैं, नेशनल चैंपियनशिप्स की हैं, ऑलमोस्ट करीब आई थिंक ऑलमोस्ट करीब 100 के करीब कमेंट्री, 100 के करीब कमेंट्रीज कर चुका हूं अभी। अब वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, बट अभी भी याद आता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करने का अल्टीमेट रिजल्ट जो है आज की तारीख में अच्छा ही निकला है। That's really great to hear, and really interesting journey as a commentator also. Now, the third part of your personality, which I came to know from your profile, that now you are working as a motivational speaker and corporate trainer also. So, how come this change now? एक्चुअली जब मैंने फौज में भी जब मैं था, तो मेरे, अब जैसे मैंने को बताया कि मेरे फादर भी एयरफोर्स में ही थे, ही वाज फ्रॉम द टीचिंग फ्रेटर्निटी, वो एजुकेशन ब्रांच में थे। और कहीं ना कहीं पे शायद वो कीड़ा कहीं ना कहीं पे शायद दिल में कहीं ना कहीं पीछे रहा होगा। So ultimately, when I left the service, I somehow happened to get a job, and I worked. I got a job in the safety domain in the corporate sector. अब when I started, तो मैं उस टाइम बिल्कुल जीरो था. I had no idea what safety actually is. In terms of, I knew safety because Air Force में फ्लाइट सेफ्टी भी होती है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी भी होती थी, बट यहाँ पे जब बाहर आया तो यहाँ की सेफ्टी के बारे में कुछ मेरे को आइडिया कुछ खास नहीं था. I joined. एंड फर्स्ट 5 years वर अ रियल स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, बिकॉज आई जॉइंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द एयरफोर्स, आई जॉइंड एट द लोएस्ट लेवल इन द सेफ्टी फील्ड, एज अ सेफ्टी Okay. ऑफिसर लेवल पे मैंने जॉब शुरू किया। मैंने I had an opportunity of joining as a manager, but I said no, I will try and learn my threads and then take up the higher assignments. That's तो मैंने really great. बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, एंड आई थिंक विद इन अबाउट 4 years टाइम आई हैड बिकम द कंट्री सेफ्टी हेड। तो Very. that was a very big struggle time, बहुत ट्रेनिंग की मैंने उस टाइम, एंड देन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग अब्रॉड आल्सो फॉर अटेंडिंग सम ट्रेनिंग सेशंस। तो उससे क्या हुआ कि एक्सपोजर इतना मिला, then I when I came back, I started implementing what I had learned ये जो ट्रेनिंग वेनिंग के दौरान। I somehow realized कि कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा एक there is a disconnect between what is on paper and what is on reality। तो मैंने उसको कहीं ना कहीं पे शायद मेरे दिमाग में था कि आई थिंक सेफ्टी जो है खाली पेपर में ही होके रह गई है, रियलिटी में इसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। आई स्टार्टेड डिलीवरिंग टॉक्स एट वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट वी हैड। अब जहां जहां पे प्रोजेक्ट्स में जाता था, मैं वहां पे बात करता था लोगों से। ट्रेनिंग का थोड़ा सा पता नहीं, शायद शायद शुरू से ही कीड़ा था दिल में कहीं ना कहीं पे। तो समहाउ दो सेशन स्टार्टेड बिकमिंग इंटरेस्टिंग एंड पीपल स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग, एंड स्लोली एंड स्टेडीली मैंने अपने टॉक्स के अंदर, बिकॉज सेफ्टी इफ आई मे से सो,
it's not right to say, but the reality is safety is a very dry subject. Nobody appreciates. अगर किसी को डिटेल किया जाता है सेफ्टी के लिए, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट कहती है कि सॉरी हमारे पास टाइम नहीं है, हम लड़कों को डिटेल नहीं कर सकते, स्पेयर नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा. नंबर टू, द पीपल हु आर डिटेल्ड, वो खुद ट्रेनिंग में नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि यार जाके सोना ही है, हमारा बर्बादी होता देना हमारा, तो nobody is interested actually. तो वो that was what actually made me think यार how do I make my safety sessions interesting. तो उसके साथ साथ मैंने क्या किया, I started making my safety sessions interesting करने का फायदा ये रहा कि उसके अंदर थोड़ा बहुत मैंने ह्यूमर भी डाला, थोड़ा बहुत मैंने बाकी अदर अलग दूसरे एलिमेंट्स भी डाले, लाइक पार्टिसिपेशन, गेम्स, मोटिवेशनल स्टोरीज थोड़ी सी डालनी शुरू की, so that people get motivated and try and implement those in reality on ground. आस्ते आस्ते this motivational stories जो हैं, they started becoming a very big hit. उसके बाद फिर मैंने कंपनी ज्वाइन की, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि सर आप इतनी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, सब लोगों को खाली ओनली दोज पीपल हु अटेंड द सेशंस ओनली दे कम टू नो, बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आता, उनको तो पता नहीं चलता है. तो मैंने एक शुरू किया एक अपना कंसेप्ट, नया कंसेप्ट अपने उस फील्ड में, एंड दैट आई कॉल्ड इट एज मोटिवेशनल मंडे. तो मंडे के मंडे मैं एक मोटिवेशनल मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपलोड करता था अपने जितने भी हमारे पूरे टीम थे उस कंपनी के, देवर ऑलमोस्ट अबाउट आई थिंक 4-5,000 पीपल. So that made me send to everybody used to see it, and feedback अच्छे आने शुरू हो गए, and that became actually a habit. So I started getting into the motivational training also. So now what I do is safety training is retaining its उसको तो मैंने टच नहीं किया, I have let that remain as it is, but motivational speaker has become actually an ancillary of my safety training. So now I say I'm a safety trainer as well as a soft skills motivational trainer also now. Great. So now the fourth domain of your personality is now an author is budding now from you, right? I came to know that you have already written a book named Organic Safety, right? And it is soon going to publish. So can you just please give us brief about this organic safety to our viewers? Actually, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो ये organic safety, I should actually thank the Chinese people for it. सच्ची बात बताऊं तो the credit for this book goes to China, thanks to Corona. दिल में एक चाह थी ये किताब लिखने की बहुत पहले से, almost about 7-8 years back. I remember during one training session, somebody told me कि सर आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग है तो why don't you write a book? तो I said yes, मेरे दिल में चाह है किताब लिखने की, and I hope to write a book one day. तो वो कीड़ा कहीं ना कहीं पे था, and it just remained there where it was. पर जब कोरोना का टाइम आया, I realized कि वो जो पहले 21 दिन थे जब कोरोना को लॉकडाउन हुआ, I really didn't know what to do, because I'm not the one who can sit for 15-16 hours on a chair. I am actually a very adventurous person. आपको शायद मैंने ये नहीं बताया, I have done adventure in there is no field where I have not done adventure. जमीन पे भी किया है, आसमान पे भी किया है, पहाड़ों पे भी किया है, नदी सीज पे भी किया है और अंडर द सी भी किया हुआ है. So I'm very fond of adventure activities as such. But ये जो 21 दिन थे उसमें मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं. Suddenly one day it clicked. मैं कह रहा अभी तो टाइम है तो why should I not start writing my book? तो मैंने ऐसे अपना कंप्यूटर खोला, एक फाइल खोली, and I started writing what I used to do in the training. ट्रेनिंग के दौरान मैं जो बोलता था वो मैंने लिखना शुरू कर दिया. And believe you me, 21 दिन के बाद आई रीच्ड अ प्लेस जहाँ पे मुझे लगना शुरू हो गया कि हाँ मेरी किताब का फ्रेमवर्क बन चुका है. दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर अ पब्लिशर कि अगर कोई पब्लिशर मिलेगा तो ही मैं आगे जाऊँ, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इतना एफर्ट डालने का. तो एक पब्लिशर की एक जान पहचान आई, तो ही कॉल्ड मी अप. he spoke to me, he said I want half an hour. तो बात हुई हमारी, एंड देन ही सेड कि सर आप मुझे बुक के बारे में अपना कंसेप्ट बताइए. मैंने बुक के बारे में अपना जो कंसेप्ट था उसको समझाया, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड. ही सेड सर आई विल पब्लिश योर बुक. तो मैंने बोला अभी तो मैंने खाली 6 चैप्टर ही लिखे हैं. कहता सर डोंट वरी, मुझे अब पता चल गया आपका कंसेप्ट क्या है, इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट एंड नोबडी हैज रिटन अबाउट दिस, सो आई विल पब्लिश योर बुक. देन ही आल्सो आस्क्ड मी कि सर आपने अपनी किताब का नाम ऑर्गेनिक सेफ्टी क्यों रखा हुआ है? आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड.
तो आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड ऐसा है कि ऑर्गेनिक सेफ्टी, हम लोगों ने ऑर्गेनिक फूड के बारे में तो सुना है ना, ऑर्गेनिक फूड रेफर्स टू द प्रोसेस हाउ सर्टेन फूड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। हम्म। ना उसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल और ये जो होते हैं पेस्टिसाइड्स केमिकल वगैरह। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं होते हैं उसके अंदर। तो हम्म। दैट इज एक्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ फूड। हम्म। तो आई रियलाइज कि आस्ते आस्ते विद इन दोज अबाउट 20 odd years that I have been in the safety field, I realized that safety also had become more or less like policing. It हम्म। had become डंडा मार के काम कराने वाला, अगर डंडा मारोगे तो काम होगा, डंडा नहीं मारोगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल। तो आई रियलाइज कि दैट इज नॉट रियल सेफ्टी, वो सेफ्टी नहीं है, दैट इज हम्म। पोलिसिंग। हम्म। Safety actually means care. It means हम्म। compassion. It हम्म। means love. It means affection. You know, हम्म। it means basically I care attitude has to be shown. ट्रू। So हम्म। I felt if I can get people to think in terms of love, compassion, empathy, I care attitude, so that will be the purest form of safety. And that is how this name organic safety came. अब यू विल बी सरप्राइज्ड, शायद मैंने ट्रेनिंग के दौरान कभी मैंने ये बोला भी होगा, बट एज पर आईएलओ स्टेटिस्टिक्स यू विल बी शॉक्ड टू नो ऑलमोस्ट 7,500 पीपल डाई एवरी डे वर्ल्ड वाइड। ओह। हर रोज 7,500 आदमी घर से निकलते तो हैं काम करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, बट दे डोंट रीच बैक होम। ओह। तो जब व्हेन आई रियलाइज दैट, आई सेड समथिंग हैज टू बी डन। अब you will be even more surprised to know कि about at the end of the century 1999 में this figure was only 5,500 people every day. Now the figure at the end of the last decade 2019 में the figure had jumped to 7,500 per day. ओह। अब जब आपका your situation is improving, your your standards are improving, mechanical technology, modern technology has come in, people are more educated. Actually, this number should actually be going down, but या। these numbers are actually going up in reality. So that is where I realized कि कहीं ना कहीं पे एक वो जो कहीं वो element जो है connection का between the management and the workers that is missing. So I thought let me start writing, और उसका जो essence है वो एसेंस मुझे मिला था। आपने तो सुना होगा शांति मंत्र उपनिषद का जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। You know, it basically talks about welfare of not only every human being but welfare of every animal or even form of life, not only on this planet but also on the entire universe. और आई रियलाइज कि जब हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, आर कल्चर, यू नो, आर इथॉस, आर हिस्ट्री सो रिप्लीट विद सच विजडम, why can't I incorporate that into my own safety? I have started thinking in terms of incorporating that in my book and making it organic safety. Or that is how the book has started. Now it is almost nearing completion, and I hope next month, hopefully by August end or maybe end, beginning of September, I should be rolling out my book. ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़ राकेश जी। एंड हम सब विश करते हैं कि बुक जल्द से जल्द आए, लोग इसको पढ़ें और खूब पढ़ें। सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि इस सेफ्टी के कंसेप्ट को अपनी लाइफ में भी उतारें, कि जिससे हमें बिल्कुल। आने वाले दशकों में जो आपने एक आंकड़ा बताया है कि इतने सारे लोग मरने लगे हैं, वो संख्या शायद कुछ कम हो जाए और लोगों में एक चेतना जागे। आगे Absolutely. बढ़ते हैं और मुझे ये भी पता I चला thank you कि for. I think जी। these wishes of yours will really mean a lot for safety in India. Actually, thank you very much. तो आगे बढ़ते हुए मैं अब ये जानना चाहूँगी कि इतने बड़े सफ़र में आपकी लाइफ के एयर कमांडर, विंग कमांडर से लेकर के एक ऑथर की जर्नी में आपने अवार्ड्स भी काफ़ी सारे जीते हैं। तो कुछ अवार्ड्स के नाम आप ज़रा यहाँ पे प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। देखिए, the biggest award that I got was in 2020 only, this year only, and that award was the award was for the best safety professional excellence award. वाह। Safety Professional Excellence Award. This was given to me at a World Environment Summit, I think in January this year. वाह। So that was given for my contribution to safety training. ग्रेट। तो मैंने करीब ऑलमोस्ट आई थिंक सेफ्टी के फील्ड में ऑलमोस्ट करीब आई थिंक 1,000+ ट्रेनिंग सेशंस मैंने कंडक्ट की होंगी मैंने। एंड बिलीव यू मी, each one of my sessions has got a good
feedback from the candidates. And kahin na kahin pe shayad this was the best part. This award was probably in recognition of what I had done in the field of safety training as such. 2013 में मेरे को एक बेस्ट ट्रेनर अवार्ड मिला था. दैट वाज फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उनकी तरफ से वडोदरा चैप्टर की तरफ से मुझे एक मिला था. वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज डूइंग अ ट्रेनिंग इन दैट एस्टेब्लिशमेंट और उसने मेरा नाम ऐसे ही डाल दिया कि हमारे साहब हैं वो बड़े अच्छे ट्रेनिंग करते हैं, तो मेरा नाम भेज दिया. उसने 2000 रुपए की फीस का भी मेरा पेमेंट करके आई जस्ट गॉट अ कॉल कि हाँ भी आप आइए अपने उसके लिए. एंड आई वॉन दैट अवार्ड. दैट वाज also a very big surprise, but that is what actually launched me into professional training thereafter. उसके पहले in the field of safety, I had received 2 years continuously in 20 I think it was 2010 and 2011 में मेरे को best I got the best corporate safety award, corporate level के ऊपर, for our performance in the corporate field in Gujarat. I was working in Gandhinagar में था उस टाइम पे. 5 साल में गांधीनगर में रहा था, तो उस टाइम मुझे गुजरात सेफ्टी काउंसिल की तरफ से ये अवार्ड 2 साल लगातार मिला है, 2010 and 2011. और when I was in the Air Force में I received a commendation from the Chief of Air Staff for excellence in performance of duties. और अगर आपको बताऊं, आप जो फौज में वो जो लगा के रखते हैं यहाँ पे खूब सारे मेडल्स होते हैं, वो दे आर नॉट अवार्ड्स बट दे आर जस्ट रिकॉग्निशन ऑफ सम पर्टिकुलर फील्ड. तो उस टाइम मेरे पास 2 पूरी पतियां थी यहाँ पे छाती पे. हम बड़े इम्प्रेस होते थे कि पता नहीं कितने सारे मेडल ये लोग लगाते हैं. आज आपने सच्चाई खोल दी. यस. तो राकेश जी, आते हैं अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ, जहां पर मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें आपकी तरफ से. Abha ji, I will want to take this opportunity actually if you give me 2 minutes for this. अब क्या है कि I am very passionate about safety, और कहीं ना कहीं पे मैंने चाहता हूँ I have a dream of ensuring that the number of people in India who are dying in India, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में करीब almost 7,500 people die every day. In India alone, almost 1,000 people die every day. मतलब दुख होता है जब मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग आते हैं काम करने के लिए अपने 2 पैरों पे, पर घर पहुंचते हैं वापस 4 कंधों पे. इट्स अ वेरी सैड स्टेट. बहुत दुख होता है ये. हम लोग शायद उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट एट द रिसीविंग एंड. यू नो, वी आर द वंस हु मेक द ड्राइंग्स. पेपर के ऊपर हम लोग शेयर हैं, पेपर में हम ड्राइंग बनाते हैं एयर कंडीशन कैबिन्स में. एंड दे आर द पीपल, दीज वर्कर्स, जो धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में बाहर लगे रहते हैं, बारिश में, आंधी में, तूफान में काम कर रहे होते हैं, और हमारे पेपर के सपनों को उनको साकार करते हैं ग्राउंड के ऊपर. Now what happens is they are the ones, because they are the ones who are working, they lose their lives on our working sites. And then we blame them for यार उसने तो शॉर्टकट किया तो मर गया. अब जो काम करेगा शॉर्टकट तो वही करेगा. अब गलती उसमें कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट की भी आती है, बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पैराफर्नेलिया दैट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर सेफ साइट्स. तो मैंने अभी काफी दिनों से मैं एक सोच था कि मैं क्या करूं, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट. तो मैंने अभी एक अपना ये जब हम लोगों ने शुरू किया अपना सेशन जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसके दौरान आई वाज गिवन टू अंडरस्टैंड, जब जोगेश जैन ने कहा था कि आई हैव माय ओन, he is running actually sort of an NGO making India employable. तो उस दिन मैंने अनाउंस कर दिया during that training itself, that session itself, कि I will launch a program of making India safe. Great. And this was, I think if I remember correctly, on 7th of June. And then I started my homework for that. 26th of June, I launched my first YouTube channel. तो मेरा YouTube channel का भी नाम है Organic Safety. Great. So if you just press YouTube, अगर आप just write organic safety, you will straight away be brought to my link only, and you will see the 2 videos that I have already uploaded. Or luckily, I have uploaded my 3rd video today for this same channel, organic safety. मेरा इसके अंदर मकसद खाली इतना ही है कि I want to ensure that
these people, my effort is not to reach out only to the management, but also to reach out to the people who are actually working. तो तभी के लिए मैंने अपने, though I feel very comfortable when I speak in English, but still मैंने अपने चैनल हिंदी में इसी के लिए बनाया है, जो कि जो वर्कर साइड पे काम कर रहा है उनके उनके कानों तक भी ये मैसेज जाए, एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड कि थोड़ी बहुत रिस्पांसिबिलिटी तो उनकी भी है. It is not, we cannot say that it is only the management responsibility or it is only the workers responsibility. It is the responsibility of both the people. So kahin na kahin pe they also have a very big role to play, and that is the reason I want to reach out to them. I want to make an humble appeal through your channel now that I have this opportunity, in case people can help us join, and there is nothing required to be done except becoming a partner in this drive, so that कि कहीं पे अगर आप कुछ गलत होते देखें तो प्लीज वहीं पे रुकिए और वहां पे उसको चेक कीजिए. आपको नहीं पता कि आपका एक सेकंड किसी एक आदमी की जान बचा सकता है. Somebody who's doing something wrong, and if you check him at the right time, probably you will save one life. अब मैं आपको छोटी सी कहानी अगर मैं सुनाऊं, very emotional story which is there in my book also. There was a fatality in one of my projects. और उस प्रोजेक्ट की फेटिलिटी के बाद मैं अगले दिन उसमें जगह पे पहुंचा, उसके घर पे. तो ये एक्सीडेंट हुआ था, एक जगह है राजस्थान में दौसा करके. तो जब मैं उसके घर पहुंचा, सो आई मेट, एक राजेश था लड़का, 22 साल का लड़का था. तो उसकी मौत हुई हमारे साइड पे फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ हिज. वहां पे साइड के उसके घर पे जब मैं गया, रेयरली डज एनीबडी गो टू एनीबडीज हाउस आफ्टर फेटिलिटी, बहुत कम, और जाते भी तो लोअर लेवल के लोग चले जाते हैं, नोबडी एट द हायर लेवल गोस. पर मैं उसके घर गया, मुझे शक था कि शायद पता नहीं कि जूते भी पड़ेंगे मेरे को, बट देन वहां पे दे डिड नॉट से एनीथिंग, दे रिसीव्ड मी. और उसके फादर ने एक बात कही मुझे, आई मेट हिज फादर, आई मेट राजेश's मदर, एंड आई मेट राजेश's वाइफ, राजेश's ग्रैंडफादर एंड राजेश's ग्रैंडमदर. ये 5 लोग मुझे उसके घर में मिले अगले दिन. उसकी बातों बातों में मैंने हैंडेड ओवर द चेक फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. तो राजेश के फादर ने एक बात कही. उसके फादर ने बोला भी आप किसके लिए आए हैं यहाँ पे. मैंने बोला सर सॉरी कि राजेश की डेथ हुई है, तो ही वाज वर्किंग एट आवर लोकेशन, हमारे काम कर रहा था हमारे लिए, तो हमको बहुत दुख है, उसके लिए मैं आया हूँ, तो हमारी तरफ से थोड़ा सा वॉट एवर लिटिल दैट वी कैन डू फॉर यू. कहते नहीं सर आप राजेश के लिए दुख व्यक्त करने आए हैं. मैंने बोला हाँ. कहते नहीं सर प्लीज राजेश के लिए दुख मत व्यक्त कीजिए. राजेश तो जितना उसकी जिंदगी थी वो अपना जिंदगी का नियम निभा के चला गया है. आपको अगर दुख व्यक्त करना है ना, तो मेरी मौत का दुख व्यक्त कीजिए. मेरा एक इकलौता बेटा था, वो मर गया है. तो अगर आपको दुख व्यक्त करना है तो मेरी मौत का भी कीजिए ना. वो तो चला गया, उसको क्या पता, उसको क्या दुख है, कोई दुख नहीं है. अगर आपको दुख व्यक्त करना है तो उसकी माँ का दुख व्यक्त कीजिए. उसने तो मेरे से 9 महीने ज्यादा उस बेटे को जाना है. और अगर आपको दुख व्यक्त करना है तो उसकी राजेश की वाइफ को पॉइंट करके कहता है इसका दुख व्यक्त कीजिए. She has died, Rajesh had died within 6 months of his marriage. Then he said, उसके आगे उसने बोला, कहता राजेश की wife is pregnant, she was carrying and she was 3 months pregnant that time. कहता राजेश का जो बच्चा है उसका मौत का दुख व्यक्त कीजिए आप. जो बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने के पहले ही वो मर गया है. Can you imagine the amount of emotional stress I underwent that day? I literally cried that day. रोना आया मेरे को. मुझे भी इस समय goosebumps आ गए हैं आपकी ये कहानी सुनकर. Exactly. Goosebumps. Even now when I'm speaking, I'm getting goosebumps also. This is something which I can never forget. कहने का मेरा मकसद है कि एक आदमी जब मरता है ना, तो एक आदमी नहीं मरता है. हमारे लिए खाली पेपर में एक रिकॉर्ड में एक नंबर होता है, बट एक बाप अपने बेटे को खोता है, एक माँ अपने बेटे को खोती है, एक पत्नी अपने पति को खोती है, एक बेटा अपने बाप को खोता है, एक बेटी अपने बाप को खोती है, एक भाई अपने भाई को खोता है, एक बहन अपने भाई. Look at the amount of relations that die. कितने रिश्ते मरते हैं एक आदमी के मरने से. तो मेरा जो मकसद था कि I want people to join me and not save lives but save relationships. तो अगर हम बोले भी हम लाइफ सेव करेंगे तो we may be able to save 100 lives, but if we talk in terms of saving relationships, we will be able to save lakhs of relationships. और मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू I will make a humble appeal to all the people to join in this effort and make this video as viral as possible, so that the people understand and they come and participate in my effort, so that it becomes our effort in making India safe. बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पर मैं आपको वचन देती हूँ अपने पार्टिसिपेशन के लिए कि आज से मैं अगर कहीं पे ऐसी कुछ घटना देखती हूँ कि जहाँ पर
मेरे एकमात्र टोकने से अगर किसी की मैं जान बचा सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं उसको अनदेखा नहीं करूँगी और अपने वचन को निभाते हुए, अपने इंसानियत के नाते को निभाते हुए मैं डेफिनेटली उस इंसान की जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं ये थैंक यू। अपील करती हूँ इस चैनल के माध्यम से हमारी सभी जनता को कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अनसेफ कहीं पे देखते हैं तो उसी समय उन्हें टोकिए कि भाई ये चीज़ सेफ नहीं है, आप थोड़ा संभल जाइए, यहाँ पे जान का खतरा हो सकता है। तो कृपा करके हमारे साथ इस अभियान में जुड़िए। इस वीडियो को आप जितना वायरल कर सकते हैं, जितना लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पहुँचाइए।